मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हेलो 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 हेलो। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये वेरी गुड दुनिया इवनिंग रूठ नैना, जाए। वेरी गुड इवनिंग जय, वेरी गुड इवनिंग वंश, वेरी गुड इवनिंग कोमल, वेरी गुड इवनिंग फैजन, वेरी गुड इवनिंग अन्नू, मेरी जिंदगी महादेव, के मालिक, सोनाली, मेरी संजोग, जिंदगी प्रभाकर, के मालिक, अमित, कहीं संजय, तुम ना रूठ वेरी गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल है? मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी बनाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग सूरज, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग सोनाली, हेलो गावा बहन, हेलो सोनाली ब्रो, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो एकदम, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है आपकी? चलो बहुत बढ़िया मेरे यारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 10वीं क्लास आज हमारी है भाई साहब, 10वीं अमेंडमेंट क्लास है आज हमारी। ठीक है जी, 9 अमेंडमेंट क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमारी 10th अमेंडमेंट क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस एक अमेंडमेंट क्लास हमारी और बची है और मैं कोशिश करूंगा कल संडे को भी तुम्हारी अमेंडमेंट क्लास ले लूं। पक्का नहीं कह रहा, वादा नहीं कर रहा, बट अगर मेरा प्लान बना तो कल मैं अमेंडमेंट क्लास तुम्हारी लेके इसको हम पूरा खत्म कर लेंगे, ताकि अमेंडमेंट वाला जो भी काम है वो सारा खत्म हो जाए। ठीक है, फिर आराम से तुम्हें बहुत बढ़िया सा मैं रिवीजन प्लान दूंगा कि हमें रिवीजन कैसे करनी है। पहले हम इनकम टैक्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले हम इनकम टैक्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। किस दिन से करेंगे? टाइमिंग हमारा सेम रहेगा। टाइमिंग हम फिक्स कर लेते हैं कि टाइमिंग जो हमारा होगा वो शाम को 5 बजे होगा। ठीक है, आपको मैं एक बार डेट बता दूंगा। शाम को 5 से 6 या 6:15 बजे तक क्लास हुआ करेगी और डेली आपकी रिवीजन क्लास हुआ करेगी, लाइव होगी।
कोशिश करना लाइव ही देखना, अगर लाइव नहीं देख पा रहे तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, बट देख जरूर लेना चाहिए। और मैं इतना वादा कर रहा हूँ, फास्टैग बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच सब खत्म हो जाएंगे। एक बार बस आप रिवीजन क्लास देख लेना, बिलीव में आपको लगेगा इस कंटेंट के बहुत सारे पैसे चार्ज किए जाते हैं, बट अगर तुम फ्री में ये कंटेंट देख लोगे तो तुम्हारा बहुत सारा फायदा हो जाएगा जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ जी। अब कल वाली अमेंडमेंट क्लास में हमने कितनी अमेंडमेंट खत्म कर ली थी? एक तो जीएसटी की अमेंडमेंट 1 हो चुकी थी, आरसीएम के अंदर एक नई एंट्री इन्होंने इंसर्ट की है वो हम देख चुके थे। और कौन सी एंट्री इंसर्ट की थी? याद करो, C2B वाले केस में। C2B का मतलब क्या है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, उस केस में आरसीएम लगेगा। ये वाली नई एंट्री कल हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर अगला जो कॉम्पोजिशन लेवी की रिटर्न है जीएसटीआर 4, उसकी ड्यू डेट पहले क्या थी? 30 अप्रैल थी, वो 30 जून हो चुकी है। तो ये आपकी छोटी सी अमेंडमेंट आई थी, अमेंडमेंट 2। फिर अमेंडमेंट 3 में टीसीएस का रेट कम हो गया। टीसीएस का पहले 1% रेट था, अब 0.5 हो गया। तो 0.5 का मतलब 0.25 सीजीएसटी और 0.25 एसजीएसटी, तो टोटल मिला के हो गया 0.5। फिर अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 के अंदर था कि जो जीएसटीआर 1 में इनवॉइस हमें अपलोड करने होते थे, तो उसकी वैल्यू जो है पहले जहां पे 2.5 लाख की लिमिट होती थी, वहां पे लिमिट अब 1 लाख रुपए की हो चुकी है। ये वाली अमेंडमेंट आपकी आई थी। फिर अमेंडमेंट 5 के अंदर मैंने कहा था कि अगर जीएसटीआर 1 में कुछ गलती हो गई है तो पहले उसको तुम रेक्टिफाई कर सकते थे अगले महीने की रिटर्न में, बट गवर्नमेंट कह रही है उसको तुम अभी अमेंड कर सकते हो। एक नया फॉर्म लेकर आए हैं जीएसटीआर 1A। अगेन ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। तुम्हें अभी रिवाइज करनी है तो अभी रिवाइज कर लो, नहीं तो फिर अगले महीने की जीएसटीआर 1 में भी तुम रेक्टिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने यहाँ पे अमेंडमेंट की थी और यहां तक आई थिंक हमने खत्म किया था। अब यहाँ पे हमारी अमेंडमेंट 6 यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमें कौन कौन सी अमेंडमेंट करनी है? एक तो अमेंडमेंट 6 हमें करनी है, आईटीसी के चैप्टर की है। एक अमेंडमेंट 7 हमें करनी है, अगेन आईटीसी के चैप्टर की है। एक अमेंडमेंट 8 हमें करनी है, अगेन आईटीसी के चैप्टर की है। उसके बाद एक अमेंडमेंट 9 हमें करनी है, ये पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर की है। सेक्शन 50 जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, उसके अंदर 2 क्लैरिफिकेशन आई है सिंपल सी। तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन है और एक आपकी ये क्लैरिफिकेशन है। तो ये आज हमें सारी अमेंडमेंट खत्म करनी है, ठीक है। फिर हमारी अमेंडमेंट कौन सी बचेंगी? फिर 2 टॉपिक की अमेंडमेंट बचेंगी, एक तो एग्जाम्शन के चैप्टर की और एक अमेंडमेंट हमारी बचेगी ईसीओ वाले चैप्टर की, जो हम कल या होपफुली परसों वाली क्लास में खत्म करके अमेंडमेंट सारी खत्म कर देंगे जी। ठीक है जी। हाँ, जीएसटीआर 1A का आईटीसी जो है वो तुम अगले महीने क्लेम कर पाओगे, क्योंकि वो 2B में जो होगा वो अगले महीने शो होगा जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब बिल्कुल शांत होके यहाँ पे देखना स्टार्ट करो जी। अब जो सबसे पहली अमेंडमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर, अमेंडमेंट जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अमेंडमेंट नंबर 7। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अमेंडमेंट नंबर 7। एक बार चेक करना अमेंडमेंट 7 की हेडिंग क्या लिखी है जी। अमेंडमेंट 7 की हेडिंग लिखी है टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी इन केस ऑफ रिवोक रजिस्ट्रेशन कैंसल। ये अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, नहीं सॉरी, उससे पहले अमेंडमेंट 6 हम कर रहे हैं। पहले अमेंडमेंट 6 करेंगे फिर हम 7 करेंगे। तो एक बार अमेंडमेंट 6 की हेडिंग देखना, हेडिंग क्या लिखी है? क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ आरसीएम सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये इसकी बात कर रहा है जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, एक बात मेरे को सोच के बताना, बहुत ध्यान सुनना। याद है आपको सेक्शन 16(4)? सेक्शन 16(4) में क्या था? सेक्शन 16(4) में ना आपकी आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती थी। भाई सेक्शन 16(4) में आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती थी? गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि अगर तुम आईटीसी क्लेम करना भूल गए हो तो तुम आईटीसी बाद में भी क्लेम कर सकते हो। अब आईटीसी बाद में क्लेम तुम कब कर सकते हो? तो भैया जिस फाइनेंशियल ईयर का भी इनवॉइस है, जिस फाइनेंशियल ईयर का भी वो इनवॉइस है, उसे अगले साल की 30 नवंबर और इस साल की एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो एक्चुअल डेट होती थी, इनमें से जो भी अर्लियर होगा तो वहां तक तुम्हें रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मतलब रिटर्न फाइल करना मतलब आईटीसी क्लेम करना जरूरी है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहती थी कि अगर तुमने आईटीसी क्लेम करना है तो 1 साल का आईटीसी अगले साल के 30 नवंबर तक तुम मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो, उसके बाद तुम क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने एनुअल रिटर्न 30 नवंबर से पहले फाइल की है
तो फिर जो पहले फाइल की है वहीं तक तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल की है 30 नवंबर के बाद, तो लास्ट डेट जो बनेगी वो 30 नवंबर बनेगी। ये आपने 16(4) के अंदर पढ़ा था जी। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, आप सब जानते हो सर, सप्लाई जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। ठीक है, एक तो फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। अब फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में क्या होता है, सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, सप्लायर ही इनवॉइस इशू करता है, तो गवर्नमेंट करी उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम लिमिट जो है ये फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में तो एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर मार्केट में एक प्रॉब्लम आई कि रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या होगा। इट मीन अगर मेरी सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है तो उस केस में क्या करेंगे। अब एक बात मेरे को बताना सर, आरसीएम की अगर बात करूंगा ना, तो आरसीएम में दो केस होते हैं। मान लो एक केस में ये है और दूसरा केस ये है। ये मान लो सप्लायर 1 है, ये मान लो सप्लायर 2 है। अब अगर सप्लायर 1 ने सप्लाई की मिस्टर एक्स को, सप्लायर 2 ने सप्लाई की मिस्टर एक्स को, ये सप्लायर 1 जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ये सप्लायर 2 जो है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, अगर मान लो ये सप्लाई मेरी रिवर्स चार्ज में कवर है, तो रिवर्स चार्ज में कवर है तो जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा, रिसीवर पे करेगा, रिसीवर पे करेगा। रिसीवर पे करने का मतलब क्या है, एस पे करेगा या एक्स पे करेगा, एक्स पे करेगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा पूरी क्लास बस इतना सा क्वेश्चन है, अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, भाई अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये बात तो समझ में आ गई भाई, अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर तो सप्लायर वहां पे इनवॉइस इशू कर देगा, अकॉर्डिंगली आईटीसी रिसीवर क्लेम कर लेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर भी रिसीवर आईटीसी क्लेम कर सकता है, आरसीएम वाले केस के अंदर भी आईटीसी मिल जाता है। और अगर वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया तो उसकी टाइम लिमिट सेम है भाई, जब वो इनवॉइस है तो अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर मान लो रिवर्स चार्ज की सप्लाई है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अब सोच के बोला, मान लो मैं सप्लायर हूं और तुम रिसीवर हो और ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है। अब अगर ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, तुम मेरे बिहाफ पे जीएसटी पे करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इस केस में इनवॉइस कौन काटेगा, भाई मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, क्योंकि अगर मैं रजिस्टर्ड होता फिर तो मैं इनवॉइस काट देता, पर मैंने क्या बोला, मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं। अब मैं हूं अनरजिस्टर्ड, तुम हो रजिस्टर्ड, ये सप्लाई मेरी रिवर्स चार्ज में कवर है, तुम जीएसटी तो पे कर दोगे, बट इस केस में इनवॉइस कौन काटेगा। तो याद करो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था सेल्फ इनवॉइस वाला, याद है सेल्फ इनवॉइस वाला। तो आपको मैंने कहा था कि अगर किसी केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है और रिसीवर रजिस्टर्ड है और वो सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है, तो गवर्नमेंट कहती है रिसीवर इस केस में सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा। रिसीवर क्या करेगा, इस केस में सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा। तो अगर अब यहां पे रिसीवर सेल्फ इनवॉइस रेज कर रहा है तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अब जो टाइम लिमिट हमें काउंट करनी है आईटीसी क्लेम करने की, वो कहां से काउंट करनी है। ठीक है ना, वो टाइम लिमिट जो हमें काउंट करनी है वो कहां से काउंट करनी है। तो एक क्लैरिफिकेशन बस उसी के लिए आई है कि अगर तुम्हारी सप्लाई आरसीएम में कवर है, और सारे आरसीएम नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा, सारे आरसीएम नहीं, अगर तुम्हारी सप्लाई आरसीएम में कवर है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मतलब जहां पे तुम्हें सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ रहा है, उस केस में जहां पर भी रिसीवर वो इनवॉइस रेज करेगा तो टाइम लिमिट जो होगी वो उस इनवॉइस के बेस पे काउंट होगी। बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा बोलूंगा, जहां पर भी वो रिसीवर सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा तो जिस ईयर में भी वो इनवॉइस रेज होगा, टाइम लिमिट जो होगी वो उसके बेस पे काउंट होगी। बस ये पर ध्यान देना। ये 16(4) में क्लैरिफिकेशन आई है। सर क्या आप हमें एग्जाम्पल आप हमें दे सकते हो क्या, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर आप दे दोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मान लो ये सप्लायर है और ये रिसीवर है। अब ये सप्लायर जो है ये बंदा जीएसटी में क्या है, अनरजिस्टर्ड है, और ये बंदा जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है। सप्लायर ने रिसीवर को सप्लाई की है और ये सप्लाई जो है वो आरसीएम में आती है। ये सप्लाई कब आती है, आरसीएम में सप्लाई आती है। और ये सप्लाई जो उसने की है, फॉर एग्जांपल की है 28 मार्च 2000 मान लो 24 को, 28 मार्च 2024 को सप्लाई की है। अब ये सप्लाई की 28 मार्च 2024 को सप्लाई की। अब 28 मार्च 2024 को सप्लाई की है, ये बताओ ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है। ऑब्वियस सी बात है अनरजिस्टर्ड है।
तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इस केस में सप्लायर जो है इसका इनवॉइस रेज नहीं कर सकता। रेज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में रिसीवर को सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। अब सेल्फ इनवॉइस रेज करने की भी ना एक टाइम लिमिट होती है। अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है, रूल 47 कैपिटल ए, बट वो अभी तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। अभी तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, उसकी एप्लीकेबिलिटी 1 नवंबर से एप्लीकेबल है, और हमारे मई 25 या जून में जो अमेंडमेंट्स आनी है वो 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट आनी है। तो आप ये मान के चलो, मैं तुम्हें बता देता हूं उसके अंदर क्या है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रिसीवर को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। मतलब जब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जब यहाँ पे सप्लाई उसको रिसीव हुई है, जब उसको सप्लाई मिली है, तो नॉर्मली उसके 30 दिन के अंदर रिसीवर को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। इनवॉइस कौन सा? सेल्फ इनवॉइस। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 28 मार्च 24 को उसने सप्लाई रिसीव की, तो इसने क्या किया? इसने सेल्फ इनवॉइस रेज कर दिया 15 अप्रैल 24 को। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, अगर 15 अप्रैल 24 को उसने इनवॉइस रेज कर दिया तो क्या ये इनवॉइस इस डेट के नॉर्मली 30 दिन के अंदर रेज किया है? बिल्कुल 30 दिन के अंदर रेज किया। अब अगर इनवॉइस रेज किया रिसीवर ने 15 अप्रैल 24 को, अब ये सप्लाई कब की है? सप्लाई 23-24 की है। अगर मैं चेक करूंगा 28 मार्च 24, तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 23-24 है। बट यहां पे रिसीवर ने इनवॉइस कब रेज की है? 15 अप्रैल 24, तो ये मेरा ईयर कौन सा निकल के आ रहा है? 24-25 निकल के आ रहा है। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे सोच समझ के बोल देना, अगर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज की बात होती, या अगर सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर्ड होता और मान लो वो इनवॉइस रेज करता साथ के साथ, तो फिर हम टाइम लिमिट जो काउंट करते वो 23-24 के बेस पे काउंट करते। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है कि भैया यहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर रजिस्टर्ड है, यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस की बात हो रही है। तो जहां पर रिसीवर ने सेल्फ इनवॉइस रेज किया तो इसके आईटीसी की टाइम लिमिट जो है ना वो इसके बेस पे ही काउंट करेंगे। अब ये इनवॉइस कब रेज किया? 24-25, तो 24-25 से अगला साल मतलब 30 नवंबर 2025। मैं दोबारा बोलूंगा, 30 नवंबर 2025 या 24-25 की जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट होगी, विच एवर इज अर्लियर, तुम वहां तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मतलब इसका आईटीसी तुम 30 नवंबर 2025 तक क्लेम कर सकते हो। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, बस ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन है। ठीक है जी, तुम्हारे एग्जाम में इसमें 2 या 3 नंबर में वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 100% क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि नया लो है, अमेंडेड लो है, कंफर्म तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो बस एक बात ध्यान देना, हर रिवर्स चार्ज वाले केस में ये लो नहीं आया। रिवर्स चार्ज कौन सा? जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। रिवर्स चार्ज कौन सा? जहां पे सेल्फ इनवॉइस की बात हो रही है, जहां पे सेल्फ इनवॉइस रेज किया जा रहा है। तो जहां पर भी सेल्फ इनवॉइस रेज किया जाएगा, वो जिस ईयर में इनवॉइस रेज किया जाएगा उस ईयर के बेस पे उसकी आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट डिसाइड होगी। बस ये बात कहना चाह रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गई। भाई करक से तो बता रहा हूं यार, हद होगी यार। तुम तो मेरे को बिल्कुल ही नालायक हो गए क्या? तुम बिल्कुल ही हैं, बिल्कुल ही नालायक हो गए क्या? ये करक से तो बता रहा हूं। करक्स का मतलब क्या कि ऐसा बताऊंगी तो मैं समझ में भी नहीं। करक्स अब सुनो ध्यान से, नालायक करक्स बता दो। करक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर सप्लाई तुम्हारी आरसीएम में कवर है, अगर सप्लाई तुम्हारी आरसीएम में कवर है, लिख लो इसको, अगर सप्लाई तुम्हारी आरसीएम में कवर है और रिसीवर ने सेल्फ इनवॉइस रेज किया है, तो उस इनवॉइस के बेस पे आईटीसी जो क्लेम करना है उस रिसीवर को, वो अकॉर्डिंगली उस इनवॉइस के अकॉर्डिंग ही टाइम लिमिट आइडेंटिफाई की जाएगी जब उसने इनवॉइस वो रेज किया है। ये क्रक्स निकल के आ रहा है, सिंपल सा बस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया जी। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, इसका कोई मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ जी। ठीक है, इसका कोई मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है। उसके बेस पर मैंने एक क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट करके दे दिया है कि अगर मान लो इनवॉइस यहां पे रेज हुआ है तो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, उसके बेस पे टाइम लिमिट आपकी 30 नवंबर 25 निकल के आएगी। बस ये पर ध्यान दो जी। सर एक बार यूआरपी टू यूआरपी सप्लाई आरसीएम हो तो काश मैं मैसेज ही ना पढ़ता, काश इस मैसेज को पढ़ने से पहले ही मेरी आंखें इधर देख लेती। अबे मेरे नालायक बच्चे, यूआरपी टू यूआरपी कैसे आरसीएम आ जाएगा भाई? आरसीएम नालायक आएगा ही तब जब सामने वाला बंदा कोई रजिस्टर्ड होगा। जब दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं तो उस केस में आरसीएम कहां से लगा दोगे? मतलब मैं भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, वो भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, तो भाई जीएसटी का लो ही क्यों लग रहा है?
आरसीएम लगने के लिए भी एक बंदा कम से कम जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं। अगर C2C सप्लाई है तो C2C सप्लाई वाले केस में क्यों जीएसटी लगेगा? नालायक, मैं नहीं खेलूंगा। चलो आगे चलो जी। डन, ठीक है, लॉक कर दो इसको। देखो री यहां पे क्या लिखा है जी, एक बार चेक करो क्या लिखा है। It is clarified that in case of supply received from unregistered supplier where the tax has to be paid by the recipient under reverse charge mechanism and where invoice is to be issued by the recipient of the supply in accordance with 31(3)(f) of CGST Act, the relevant financial year for calculation of time limit of availment of ITC under provision 16(4) will be financial year in which the invoice was issued by the recipient। मतलब जो हमें टाइम लिमिट काउंट करनी है वो टाइम लिमिट हमें उस ईयर के बेस पे काउंट करनी है जिस ईयर में रिसीवर ने इनवॉइस इशू की है। वो कौन सा ईयर है उसके बेस पे टाइम लिमिट काउंट करोगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। तो फैजन उसके लिए क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। मॉड्यूल में क्वेश्चन आंसर पीछे दिए हुए हैं जी। हर चैप्टर के बाद टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन है। अगर आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा आंसर लिखने कैसे हैं जी। 9-4 की बात नहीं हो रही यहाँ पे जी, 9-4 की बात नहीं हो रही, 9-3 की ही बात हो रही है यहाँ पे जी। 9-4 लगता अनरजिस्टर्ड वाले केस में है, वो नॉर्मल बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से यार, अब इसको बातचीत बंद करो। अगर इनवॉइस रेज किया 28 जनवरी 24 को, तो अगर इनवॉइस रेज किया 28 मार्च 24 को, दैट इज फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 ना। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो फिर 30 नवंबर 24 बनेगा, फिर तो 30 नवंबर 24 बनेगा, फिर 30 नवंबर 25 क्यों बनेगा? आप समझो ना, इनवॉइस जिस ईयर में रेस किया उसे अगले साल की 30 नवंबर, ये तुम्हारा करक्स है। अब समझ में आ गई? अब समझ में आ गई? एक मिनट गाबा सर लिख लेता हूं। गाबा एक बार दोबारा बोलना, एक बार दोबारा बोलता हूं। इनवॉइस जिस ईयर में रेस किया उसका आईटीसी उसे अगले साल की 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो। ये करक्स निकल के आ रहा है बस। ठीक है, लिखवा देते, लिख लो मेरे नालायकों, लिखो जी। जिस ईयर में, लिखो मेरे नालायकों, जिस ईयर में इनवॉइस रेज किया, जिस ईयर में इनवॉइस रेज किया, आईटीसी की टाइम लिमिट उस ईयर के बेस पर कैलकुलेट की जाएगी। जिस ईयर में इनवॉइस रेज किया, आईटीसी की टाइम लिमिट उस ईयर के बेस पे कंप्यूट की जाएगी। ठीक है, चलो आओ जी, डन। इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से आओ जी। अब एक बार आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 7 के ऊपर आओ जी। अब चेक करो अमेंडमेंट नंबर 7 क्या। अब ये सुना अमेंडमेंट नंबर 7 क्या है। अमेंडमेंट नंबर 7 आया है, एक नया सब सेक्शन इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। सब सेक्शन इंसर्ट किया, सेक्शन 16 सब सेक्शन 6, ये नया सब सेक्शन इन्होंने इंसर्ट कर दिया सेक्शन 16 के अंदर। अब ये सेक्शन 16 के अंदर जो नया सब सेक्शन इंसर्ट किया, पहले समझो इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सिंपल सा लो है, बट वो तुम्हें तब सिंपल लगेगा अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे कि मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं। मेरा सिंपल सा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो एक इनवॉइस है, मान लो एक इनवॉइस है, मान लो एक इनवॉइस है। ये इनवॉइस रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड। ये इनवॉइस रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड, मतलब इस साल का ये इनवॉइस है। ठीक है, इस साल का ये इनवॉइस है, इस साल का इनवॉइस है। तो मैं इसका आईटीसी मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकता हूं जी? मेरे को सारे बच्चे आंसर बताओ। इसका आईटीसी मैं मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकता हूं? इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं मैक्सिमम 30 नवंबर
2024 तक इसका आईटीसी मैं मैक्सिमम यहां तक क्लेम कर सकता हूं। और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, तो सिंपल भाषा के अंदर बोलूं 30 नवंबर 2024 तक मैं इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। ठीक है जी। अच्छा, क्या इसका आईटीसी मैं आप को सारे बच्चे बोलना, क्या 15 मई 2024 को क्लेम कर सकता हूं? क्या 15 मई 2024 को क्लेम कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। क्या इसका आईटीसी 5 जून 2024 को क्लेम कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विद इन टाइम है, तो इतने टाइम में तो मैं क्लेम कर सकता हूं। अब क्या हुआ, इस इनवॉइस का ना मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया। आईटीसी क्लेम करना मेरा रह गया। अभी टाइम लिमिट मेरी 30 नवंबर तक है। भाई यहां का कोई इनवॉइस था, मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया। अब आईटीसी क्लेम करना क्यों भूल गया? मे बी सामने वाले ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया, या मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया, मुझे लगा ये पर्सनल पर्पस का सामान नहीं है, या मुझे गुड्स रिसीव नहीं हुआ था, या इस पे जीएसटी पे नहीं, किसी भी रीजन की वजह से इस पे मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया। अब जब मैं इसके इनवॉइस पे आईटीसी क्लेम करना भूल गया, तो गवर्नमेंट ने कहा तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो 30 नवंबर 2024 या एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यहां तक तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब क्या हुआ, याद है एक आपने सेक्शन 29 पढ़ा था आपने, सेक्शन 29 किस किस को याद आ रहा है? सेक्शन 29 जी, सेक्शन 29 था रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 29 था कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक सेक्शन था रजिस्ट्रेशन के अंदर कि गवर्नमेंट तुम्हारा कुछ कुछ केस में रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकती है, या एसएससी भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है, और डिपार्टमेंट भी सुओ मोटो तुम्हारा कैंसिल कर सकती है। सेक्शन 29 के अंदर था। फिर अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, मतलब कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया, तो उस कैंसिलेशन ऑर्डर को तुम रिवोक भी करवा सकते हो। सेक्शन 30 जो था वो था रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। वो क्या था? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, कि अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक हो गया, मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा से एक्टिव हो गया। वो सेक्शन 30 में तुम्हें एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी रिवोकेशन की, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। अब क्या हुआ, मान लो इस साल का आईटीसी, मतलब कुछ इनवॉइस ऐसे थे उनका मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया, और क्या हुआ 15 मई को ना प्रॉपर ऑफिसर ने, मतलब जीएसटी ऑफिसर ने सुओ मोटो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। भाई मैंने कोई डिफॉल्ट कर दिया, या उसको लगा कि जहां मेरा डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस है मैं वहां से बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है री, या उसको लगा मैंने बैंक की डिटेल जमा नहीं कराई, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैंने कोई डिफॉल्ट किया और मेरा रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने क्या किया, मेरी आरसी जो है वो कैंसिल कर दी, मेरा रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने यहां पे कैंसिल कर दिया। चलो जी, अब कैंसिल हो गया जी, अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया, तुम सब जानते हो जब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो अब उस पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं जाएंगी। भाई पिछली रिटर्न जो होंगी वो तो फाइल कर सकता हूं, बट ये ड्यूरेशन जो है इसकी रिटर्न मैं फाइल नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे फाइनल रिटर्न भरनी पड़ती है जो भी मेरी बैलेंस लायबिलिटी होती है, बट इसकी रिटर्न तो मैं फाइल नहीं कर पा रहा। और मेरा कुछ आईटीसी ऐसा है इस ईयर का जो मैं क्लेम करना भूल गया था, अब मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया। मैंने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट भाई मेरा रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल कर दिया, मम्मी कसम मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने सब कुछ सही किया है, और मेरे आप देख लो मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। तो मैंने जब गवर्नमेंट को सारे डॉक्यूमेंट दिखाए तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, भगवान झूठ ना बुलवाए, 25 दिसंबर 2024 को रिवोकेशन का ऑर्डर पास कर दिया कि हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर रहे हैं। हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं? रिवोक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिवोक कर रहे हैं। अब जब रिवोकेशन का ऑर्डर आया, रिवोकेशन का ऑर्डर आ गया, तो अब मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा से क्या हो गया? एक्टिव हो गया। वो दोबारा से क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब जैसे ही वो एक्टिव हुआ, अब प्रॉब्लम बताओ क्या आ रही है, सारे बच्चे बताओ। अब मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक हो चुका है, मेरा रजिस्ट्रेशन दोबारा से एक्टिव हो चुका है। सारे बच्चे बताएं प्रॉब्लम क्या आ रही है, बताओ बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुम्हें क्या अजीब लग रहा है, बताओ बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये आईटीसी मेरा इस साल का था, जो मुझे क्लेम करना था, उसकी टाइम लिमिट तो जा चुकी है। उसकी टाइम लिमिट जो थी वो तो 30 नवंबर तक थी, और मेरी आरसी उस टाइम पर कैंसिल हुई पड़ी थी।
अब वो कैंसिलेशन में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब कैंसिलेशन में मेरा टाइम वेस्ट हो गया, उस चक्कर में मैं ये आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया। अब मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक हो गया, मेरी आरसी फिर दोबारा से एक्टिव हो गई। तो क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं ये जो इस साल का आईटीसी में क्लेम करना भूल गया था, उसकी टाइम लिमिट 30 नवंबर की वो जा चुकी है। और ये नुकसान मेरा क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरी प्रोसीडिंग कैंसिलेशन के चक्कर में थी, उस चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 16(6) इंसर्ट किया। और सेक्शन 16(6) ये बात कहता है, पहली बात सुनना, ये सेक्शन कब लगेगा? ये सेक्शन तब लगेगा अगर तुम इस आईटीसी को क्लेम करने के एलिजिबल थे तब। अगर कोई तुम्हारा ऐसा आईटीसी है तुम क्लेम करने के एलिजिबल ही नहीं थे, जैसे मान लो 22-23 का आईटीसी है, तो 22-23 तो पिछला साल हो गया ना, उसकी 30 नवंबर तो मान लो जा चुकी है, तो उसके आईटीसी की बात नहीं हो रही। पहली बात, तुम उस आईटीसी को क्लेम करने के एलिजिबल होने चाहिए। अगर तुम आईटीसी को क्लेम करने के एलिजिबल थे, पहली कंडीशन, अगर तुम आईटीसी को क्लेम करने के एलिजिबल थे, ठीक है जी, बट कैंसलेशन के प्रोसेस की वजह से तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस के चक्कर में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। और जब वो रिवोकेशन हुआ, जब रजिस्ट्रेशन रिवोक हुआ, उस टाइम पर वो टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ने कहा जब ये रिवोकेशन का ऑर्डर आया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, मैं दोबारा बोलूंगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये पिछली तुम सारी रिटर्न भर देते हो तो तुम उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब उसकी टाइम लिमिट अभी भी है, तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, उसमें हमारी गलती थी। हम तुम्हें 30 दिन और दे रहे हैं, हम तुम्हें 30 दिन और दे रहे हैं, ठीक है ना। हम तुम्हें, अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर रिवोकेशन का ऑर्डर आता 30 नवंबर से पहले, फिर तो मैं 30 नवंबर तक ही क्लेम कर लेता, फिर तो मैं 30 नवंबर तक ही क्लेम कर लेता। ये बात कब हो रही है? जब 30 नवंबर की टाइम लिमिट जा चुकी है और वो कैंसलेशन की वजह से गई है और मैं उस आईटीसी को क्लेम करने के एलिजिबल था। तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें 30 दिन का टाइम तुम्हें और दे रहे हैं। 30 दिन के अंदर अगर तुम फाइलिंग कर देते हो तो जो भी तुम्हारा आईटीसी है, अभी भी उस आईटीसी को क्लेम करने की टाइम लिमिट है, तुम क्लेम कर लो, हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका सेक्शन 16(6) के अंदर आ रहा है जी। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट यहां पर यह अमेंडमेंट लेके आई है सेक्शन 16(6) के अंदर। तो एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जी, कह रहा है इन केस, ध्यान से पढ़ना, कह रहा है इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर इज कैंसल्ड एंड सब्सिक्वेंटली इट इज रिवोक, return for the period from the date of cancellation, effective date of cancellation till the date of revocation of cancellation cannot be filed। आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते ना, क्योंकि कैंसलेशन के अंदर है। फाइल ऑन द पोर्टल बाय द टैक्स पेयर टिल देयर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर कह रहे हैं इन सच केस वेयर द रेसिपिएंट हैज नॉट क्लेम द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस डेबिट नोट पर्टेनिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर एंड इन द मीन टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 16(4) लैप्स। 16(4) की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। ही वुड नॉट बी एबल टू क्लेम आईटीसी ऑन द सेड इनवॉइस, वो उसका आईटीसी ले नहीं पाया, इस चक्कर में दिक्कत आ गई। कॉन्सिक्वेंटली रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन and the time limit to avail ITC under 16(4) in respect of any invoice debit note is extended till, क्या करें, till the date of filing of return in case where the return for the period from the date of cancellation of registration, effective date of cancellation of registration till the date of revocation of cancellation of registration are फाइल विद इन 30 days ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब वो सारी रिटर्न, उस पीरियड की रिटर्न अगर तुम 30 दिन के अंदर फाइल कर देते हो तो तुम्हें वो आईटीसी क्लेम कर देंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है? दैट द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड इनवॉइस ऑफ द डेबिट नोट अंडर 16(4) नोट ऑलरेडी एक्सपायर। मतलब जो आईटीसी तुम क्लेम करना चाह रहे हो उसकी टाइम लिमिट अभी बची होनी चाहिए। मतलब क्या है? वो आईटीसी तुम क्लेम करने के एलिजिबल थे। ऐसा नहीं है कोई तुम पिछले 2 साल का आईटीसी उठाकर लेकर आ रहे हो और भाई साहब तुम क्लेम करो, नहीं, उसकी तो टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। तो जिसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है उसकी बात नहीं हो रही। जिसका तुम आईटीसी क्लेम कर सकते थे बट कैंसलेशन के चक्कर में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, उसको क्लेम करने की टाइम लिमिट दे रहे हैं। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यार ये बार बार बीच में क्रक्स मत बोला करो, पूरे कॉन्सेप्ट की तुम ऐसे कर देते हो। भाई पेपर में क्रक्स नहीं लिख के आना,
तभी तुम क्रक्स के चक्कर में पास नहीं हो पा रहे, नालायक। क्रक्स का मतलब क्या होता है कि तुम्हें लास्ट में बस समझने के लिए क्रक्स चाहिए। तुम्हें तो भाई साहब हर अमेंडमेंट का क्रक्स चाहिए, नालायक। हर अमेंडमेंट का क्रक्स नहीं होता। इधर देखो ध्यान से री, तो उसने क्या बोला, ध्यान से देखो री, उसने क्या बोला है। अब यहां पे देखो उसने क्या बोला है, फ्रॉम द डेट ऑफ, उसने क्या बोला री, डेट ऑफ फाइलिंग। आपको क्या करना है, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन केस वेयर द रिटर्न 30 डेज। अब वो क्या है, 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रेजिस्ट्रेशन, मतलब जब तुम्हारा रिवोकेशन हुआ वहां से 30 दिन के अंदर उस पीरियड की तुम्हें रिटर्न फर्निश करनी है, तो जो भी तुम्हारा आईटीसी होगा वो तुम क्लेम कर सकते हो। बस ये पर ध्यान दीजिए, पहले मेरे नालायक को समझा करो अमेंडमेंट को, ऐसे करेक्शन नहीं होता। फिर तुम सही बताऊं, मैं ये सारी इनकम टैक्स और जीएसटी के अमेंडमेंट ना 3-3.5 घंटे के अंदर भी खत्म कर सकता था, अगर मैं क्रक्स की बात करूं। अगर तुम्हें क्रक्स चाहिए था फिर तुम्हें आगे बोलता रहता कि भाई चैप्टर 1 में स्लैब रेट चेंज हो गए, कंपनी का ईयर चेंज कर लेना, ये स्पेशल रेट आ गए हैं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में अब तुम्हें लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, सैलरी की डिडक्शन 75,000 कर लेना। ये तो क्रक्स होता रहता फिर, ठीक है। तो पहले अमेंडमेंट समझा करो, फिर क्रक्स की बात हम किया करेंगे। तो पहले बताओ अमेंडमेंट तुम्हारे पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी जी? एक बार दोबारा बोल देता हूं, अमेंडमेंट मैंने क्या बोली है। आपका एक आईटीसी था, आप उसको क्लेम करना भूल गए थे, उसकी टाइम लिमिट अभी 30 नवंबर तक आनी थी, बट डिपार्टमेंट ने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो तुम आईटीसी क्लेम कर ही नहीं पाए। फिर तुमने रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाली, तो तुमने डिपार्टमेंट को जस्टिफाई किया और डिपार्टमेंट ने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया। मतलब अब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन दोबारा से एक्टिव हो गया, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब वो क्लेम करने की टाइम लिमिट जा चुकी है। अब जब वो टाइम लिमिट जा चुकी है तो गवर्नमेंट तुम्हें रिलैक्सेशन दे रही है, क्योंकि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें 30 दिन का टाइम दे रहे हैं कि जब वो रिवोकेशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर तुम रिटर्न फाइल कर दो उस पीरियड की, तो फिर जो भी तुम्हारा आईटीसी बनता था तुम क्लेम कर सकते हो उस रिटर्न के अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसकी टाइम लिमिट 30 नवंबर के बाद भी एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर ये वाला केस है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आपको जी? पक्का पक्का? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं जी? डन? चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ जी, ठीक है। अब यहां पे आ रहा हो अमेंडमेंट नंबर 8 पे आओ जी। अब ये अमेंडमेंट नंबर 8 क्या है? अब ये अमेंडमेंट नंबर 8 सुनो ध्यान से। अमेंडमेंट नंबर 8 क्या है? बिल्कुल सिंपल सी अमेंडमेंट है ये। वैसे मैंने अपने रेगुलर बैच के अंदर कुछ बच्चों को बताई भी थी, बट मैंने कहा था कि अभी ना इसको बात को लॉ में नहीं लिखा हुआ, उस टाइम पर ये जजमेंट थी। एक अथॉरिटी होती है एडवांस रूलिंग, एक अथॉरिटी होती है एडवांस रूलिंग, उसकी एक जजमेंट थी। उस जजमेंट को अब इन्होंने लॉ में कन्वर्ट कर दिया और गवर्नमेंट एक सर्कुलर लेके आ गई है जी। सर अगर रिवोकेशन 29 नवंबर को हुआ तो भाई 30 नवंबर की टाइम लिमिट तो है ही है, 30 नवंबर और 30 डेज, विच एवर इज लेटर। नॉर्मली गवर्नमेंट विच एवर इज लेटर वर्ड यूज करती है जी, ठीक है। चलो चलो सुनो 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 सुनो। अब एक बात बताओ, जब तुम गाड़ियों के शोरूम पे जाते हो, वैसे तुम सब जानते हो ना गाड़ियों का आईटीसी ब्लॉक है, सब जानते हो गाड़ियों का आईटीसी ब्लॉक है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की होती है, उसका आईटीसी ब्लॉक है। चाहे तुम उसको ऑफिशियल पर्पस में यूज करो, आईटीसी ब्लॉक है। बट कुछ केस के अंदर मिलता है। पहला, अगर आप गाड़ियों की डीलिंग करते हो, बेचते हो, अगर ड्राइविंग स्कूल वाले हो, ठीक है, तो आईटीसी मिल जाता है। या अगर तुम उसके पैसेंजर या गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो तो नॉर्मली आईटीसी मिल जाता है। अदरवाइज मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलता नहीं है अगर सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 पैसेंजर तक की है। अब एक बात बताओ, आज बड़े बड़े शोरूम पे टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं। अगर आपको बताओ टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं, कहते नहीं कि आप टेस्ट ड्राइव कराने के लिए, हाँ जी ये गाड़ी आप चला के देखो, ठीक है, इसको हम डेमो कार बोलते हैं। होता ना, जैसे आप भी अगर कई बच्चे मुझसे क्लास लेते हैं तो पहले वो डेमो क्लास देखते हैं कि सर हमें डेमो क्लास देखनी है, अगर डेमो क्लास अच्छी लगेगी तो हम आपकी क्लास लेंगे, नहीं तो हम आपकी क्लास नहीं लेंगे। तो डेमो कार ऐसे होती हैं कि जिसको देख के तुम कंफर्म करते हो कि हमें ये गाड़ी चाहिए भी नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ, अभी जो एक कंपनी वाले डेमो कार लेके आ रहे हैं तो इस गाड़ी को वो बेचते तो है नहीं भाई, बाद में कभी जाके बेचेंगे। उनका ये गाड़ी
बेचने का बिजनेस तो नहीं है ना भाई, डेमो कार तो वो यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में यूज नहीं कर रहे। और मान लो सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है और ड्राइविंग स्कूल में यूज नहीं कर रहे, तो लोग कहते थे डेमो कार का आईटीसी ब्लॉक है। लोग ये बात बोलते थे कि डेमो कार जो है, डेमो कार या टेस्ट ड्राइव वाली कार जो है ना, उसका आईटीसी ब्लॉक है। अब टेस्ट ड्राइव वाली कार का आईटीसी ब्लॉक है, डेमो कार का आईटीसी ब्लॉक है, बट क्या तुम्हें लग रहा है कि ये जेन्युइन चीज है? अगर आप इसका आईटीसी ब्लॉक कर दोगे तो ये लोग फिर डेमो कार या टेस्ट ड्राइव देंगे ही नहीं, और जब ये टेस्ट ड्राइव ही नहीं देंगे तो फिर कंपनी की गाड़ियां बिकेंगी कैसे? आप समझो ना मेरी बात भाई। आप 40 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हैं और 40 लाख की गाड़ी, सामने वाला बंदा बोले बिना टेस्ट ड्राइव के मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगा, तुम गाड़ी लोगे ही नहीं। तुम्हें अभी पता ही नहीं वो गाड़ी कैसे चलेगी, तुम्हें अभी गाड़ी चलाने की फील ही नहीं आ रही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बैठ के गाड़ी लगती कैसी है। मैंने कहा नहीं जी, मैं तुम्हें कोई टेस्ट ड्राइव नहीं दूंगा, तुम गाड़ी खरीद लो। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि जो डेमो कार होती हैं, जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं, उसका आईटीसी हम 17.5 में ब्लॉक नहीं करेंगे, हम आईटीसी अलाउड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, सारे बच्चे देखो जी यहां पे क्या लिखा है। देखो जी उसने क्या लिखा है, कह रहा है एज डेमो व्हीकल आर यूज बाय ऑथराइज्ड डीलर टू प्रोवाइड ट्रायल रन एंड द demonstrate features of the vehicle of potential buyer, it help the potential buyer to make a decision to purchase a particular kind of motor vehicle. Therefore, as the demo vehicle promotes sale of similar types of motor vehicle, they can be considered to be used by the dealer for make further supply of such motor vehicle. इसको हम ये consider कर सकते हैं। Accordingly, ITC demo vehicle is not block अंडर 17.5, उसको एक्सक्लूड कर दिया ब्लॉक केस से। मतलब इस केस में तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी 1 या 2 नंबर के अंदर तुम्हारे बड़े क्वेश्चन में ये पॉइंट तुमसे पूछ सकते हैं। तो बस इतनी सी बात ध्यान देना कि डेमो कार वाले केस में जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं उसके ऊपर भी तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो अब जाके आईटीसी की सारी अमेंडमेंट हमारी खत्म हो चुकी हैं। 3 अमेंडमेंट बस आईटीसी में थी। पहली अमेंडमेंट करक्स बता रहा हूं, करक्स वाले बच्चे सुन लीजिए। अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1 ये बात कहना चाह रही है आईटीसी क्लेम करने की जो टाइम लिमिट है सेक्शन 16(4) की, अगले साल की 30 नवंबर, फॉरवर्ड चार्ज वाला केस हो या रिवर्स चार्ज वाला केस हो, जो भी इनवॉइस इशू करेगा, जिस ईयर में वो इनवॉइस इशू होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम लिमिट काउंट होगी। सप्लायर इशू कर रहा है तो जिस ईयर में इशू किया उसे अगले साल की 30 नवंबर। रिसीवर रिवर्स चार्ज वाले केस में इशू कर रहा है तो जहां उसने इनवॉइस इशू किया उसे अगले साल की 30 नवंबर। तो रिसीवर इशू करेगा तो टाइम लिमिट रिसीवर के बेस पे काउंट करेंगे, सप्लायर इशू करेगा तो टाइम लिमिट सप्लायर के बेस पे काउंट करेंगे। ये अमेंडमेंट नंबर 1, इतनी सी क्लैरिफिकेशन है। अमेंडमेंट 2, अमेंडमेंट 2 ये है आपको एक आईटीसी क्लेम करना था, आप आईटीसी क्लेम करना भूल गए, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो 30 नवंबर तक। आपको लगा चल मैं क्लेम कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी टाइम बचा हुआ है। डिपार्टमेंट ने बीच में उंगली कर दी, डिपार्टमेंट ने कहा तुमने कोई डिफॉल्ट किया है, हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, मैंने रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाली, डिपार्टमेंट ने सेटिस्फाइड जस्टिफाई किया और फाइनली डिपार्टमेंट कह रहा है ठीक है हम तुम्हारे फेवर में ऑर्डर पास कर रहे हैं रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो हमने कैंसिलेशन की थी उसको हम रिवोक कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर रहे हैं। बट जब एक्टिव किया तो वो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट जा चुकी है। तो साहब मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो गलती नहीं की कुछ, मैं तो क्लेम करना चाहता था, तुमने बीच में काम कर दिया, अब तो रिवोक हो गया, अब तो एक्टिव हो गया, तो अब तो मेरे को आईटीसी दो। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम तुझे रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो इस रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर वो रिटर्न फाइलिंग कर दे उस पीरियड की, आईटीसी साथ में क्लेम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अमेंडमेंट नंबर 2 है कि यू कैन क्लेम आईटीसी। तीसरी बात यहां पे हो रही है जो आपकी मोटर व्हीकल, जो डेमो व्हीकल विच आर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मैं दोबारा बोल दूं, ये जो क्लैरिफिकेशन आई है, ये बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या ये एयरक्राफ्ट के लिए भी है, क्या वेसल के लिए भी है? आंसर इज नो। यहां कहीं वेसल और कहीं एयरक्राफ्ट की बात नहीं हो रही। ये 13 पैसेंजर वाली बात किस में आती है? मोटर व्हीकल। कौन से मोटर व्हीकल? पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाले मोटर व्हीकल। ये क्लैरिफिकेशन अभी उस केस में आई है।
ठीक है ना, क्योंकि मेनली इसी केस में लोग डेमो गाड़ियों की बात करते हैं, ट्रायल रन की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा डेमो कार या टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियों का आईटीसी अब हम ब्लॉक नहीं कर रहे, तुम क्लेम कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दीजिए। कैसे ही बात कर रहे हो निशांक? बच्चा कह रहा है 24-25 का, आपने बोला 30 नवंबर 25। इधर अबे नालायक बच्चे, 24-25 का ईयर कहां पे खत्म हो गया? 31 मार्च 25। अगला साल कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 25। तो ये 1 अप्रैल 25, 25-26 अगला साल ही तो है नालायक। 26-27 तो उससे अगला साल हो जाएगा। ये एक बात है, वैसे अच्छे से पढ़ा करो। हाँ ना ना, ऐसे नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं ना नालायक। चलो जी, अब आगे आओ जी फटाफट से जी। अब यहाँ पे आओ, अब ये अमेंडमेंट नंबर 9 है, और ये अमेंडमेंट जो है ये पेमेंट वाले चैप्टर में अमेंडमेंट आई है जी। ठीक है जी, एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्लैरिफिकेशन भी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है एग्जाम के अंदर बनाने को, बट फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं इस क्लैरिफिकेशन में आया क्या जी। सुनना ध्यान से, सेक्शन 50 में 2 क्लैरिफिकेशन आई है। सेक्शन 50 में क्या है? सेक्शन 50 में 2 क्लैरिफिकेशन आई है। पहले तो सेक्शन 50 किसका था? सेक्शन 50 था इंटरेस्ट वाला, कि अगर आप जीएसटी लेट पे करते हो या अगर आप जीएसटी पे ही नहीं करते, उस केस में सेक्शन 50 का जो इंटरेस्ट है लेट पेमेंट वाला, वो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और इंटरेस्ट का रेट था 18% पर एनम। ये था ना 18% पर एनम। अच्छा, 18% पर एनम किस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगता था? किस वैल्यू पे लगता था भाई? जैसे मान लो मेरी ग्रोस लाइबिलिटी जो है मान लो है 1 लाख की, और मेरा क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट जो बचा हुआ है, यहां पे बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 50,000 रुपए बचे हैं। तो 1 लाख की लाइबिलिटी है, 50,000 क्रेडिट लेजर के अंदर बचे हुए हैं मेरे, मतलब 50,000 रुपए मेरे क्रेडिट लेजर में शो कर रहे हैं। तो मुद्दा बस ये निकल कह रहा है कि इंटरेस्ट हमें किस वैल्यू पे लगाना होता था। तो गवर्नमेंट कहती थी अगर तुमने रिटर्न फर्निश कर दी डिपार्टमेंट का नोटिस आने से पहले, डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले, अगर तुमने पेमेंट कर दी है, तो फिर जितना तुम कैश लेजर से पे करोगे, मतलब नेट, जितना तुम कैश लेजर से पे करोगे मतलब नेट, नेट का मतलब 1 लाख माइनस 50, तो 50,000 तुम्हें कैश लेजर से पे करना है, तो इस 50,000 रुपए का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बात सिंपल सी थी। बट अगर तुमने रिटर्न फर्निश की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद, डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर तुमने रिटर्न फर्निश की है, तो भाई उस केस में जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे 1 लाख पे लगेगा, ये 50,000 रुपए नहीं लगेगा। बस ये पर ध्यान दो, ये बातें आपने पहले पढ़ी हुई थी। सर क्या इसमें कोई चेंज है क्या? इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम अभी भी वही है। अगर आपने रिटर्न प्रोसीडिंग से पहले कर दी है तो 50,000 रुपए, मतलब जो कैश लेजर वाला है 50,000 रुपए उस पे लगेगा। अगर प्रोसीडिंग के बाद है तो पूरी ग्रोस लाइबिलिटी 1 लाख पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। रेट दोनों में सेम है 18% पर एनम। और अगर आईटीसी में कोई डिफॉल्ट करोगे तो आईटीसी वाले केस में भी रेट सेम है 18% पर एनम। 24% वाला रेट पहले हुआ करता था आईटीसी वाले केस में, अब उस केस के अंदर भी 18% है, चाहे पेमेंट में डिफॉल्ट हो चाहे आईटीसी में हो, दोनों केस में 18% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। बस ये पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें क्लैरिफिकेशन क्या आई है, सुनो क्लैरिफिकेशन क्या आई है। मैं तुम्हें ना वैसे समझा देता हूं, ठीक है। ये एक क्लैरिफिकेशन आई है जो बोल्ड में है, ठीक है, और एक ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन आई है, ठीक है। अब सुनो क्लैरिफिकेशन, 3 चीजें तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, 3 चीजें ध्यान से सुन लेना, वो यहां पे लिखा होगा, क्लैरिफिकेशन खत्म हो जाएंगी। पहली क्लैरिफिकेशन क्या आई है, एक बात मेरे को बताओ, जैसे क्या था, मान लो महीना है फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर का। अब अक्टूबर के महीने की रिटर्न कब भरनी होती है? तो अक्टूबर के महीने की जो है वो रिटर्न भरनी होती है 20 नवंबर। अक्टूबर के महीने की रिटर्न भरनी होती है 20 नवंबर। सिंपल है ना, अक्टूबर के महीने की कब भरते हैं? 20 नवंबर को भरते हैं। अब अक्टूबर के महीने की 20 नवंबर को रिटर्न भरनी है, तो अगर मैं
मान लो इस दिन या इससे पहले भर देता हूं तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर इसके बाद भरता हूं तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले भर दी तो नेट लाइबिलिटी पर, उसके बाद तो फिर ग्रॉस लाइबिलिटी पर। ये बात हमने पढ़ी है। अब क्या हुआ, मान लो लाइबिलिटी लेजर में 1,00,000 रुपए थे, लाइबिलिटी लेजर में 1,00,000 रुपए थे, ठीक है। क्रेडिट लेजर में तुम्हारे थे 80,000 रुपए। क्रेडिट लेजर में कितने थे तुम्हारे? 80,000 रुपए थे। तो नेट कैश लेजर से तुम्हें कितने पे करने थे? कैश लेजर से तुम्हें पे करने थे 20,000 रुपए, यही पे करने थे भाई। 1,00,000 रुपए लाइबिलिटी, 80,000 रुपए क्रेडिट, तो कैश लेजर से तुम्हें पे करने थे 20,000। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे पूरी क्लास में बस एक क्वेश्चन है, जो कैश लेजर से 20,000 हमें पे करने हैं, अगर मैं 20 तारीख को ही पे कर देता हूं कोई इंटरेस्ट नहीं, 20 के बाद पे करूंगा तो इंटरेस्ट लगेगा। ये बात तो क्लियर है। 20 तक पे कर दूंगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, 20 के बाद पे करूंगा इंटरेस्ट लगेगा। मैंने क्या किया, 20 तारीख को या 20 तारीख या उससे पहले मैंने 20,000 रुपए कैश लेजर में जमा करवा दिए। भाई मेरे कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा नहीं था तो मैंने डिपॉजिट करवा दिए। अब जैसे ही डिपॉजिट मैंने करवाए तो किसी रीजन की वजह से सर्वर डाउन हो गया, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई, कोई काम याद आ गया, कैश लेजर में जमा करवा दिए 20,000 रुपए जो चाहिए थे, बट क्या हुआ, मैं इसको सेट ऑफ करना भूल गया कैश लेजर से। ऐसा तो नहीं होता ना भाई मैंने जमा करवा दिया अपने आप सेट ऑफ होगा। भाई सेट ऑफ तो जब मैं जीएसटीआर 3B से पेमेंट करूंगा तभी वो सेट ऑफ करना पड़ेगा ना। तो 20,000 रुपए गवर्नमेंट ने कहा कैश लेजर से चाहिए, मैंने कैश लेजर में बैलेंस 20 तारीख को ही डाल दिया, और क्या हो गया, सर्वर में दिक्कत आ गई, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, तो ये पेमेंट सेट ऑफ नहीं हो पाई, भूल गया, ध्यान नहीं रहा। फिर मैं क्या हुआ, 24, 25 या 26 तारीख को मेरे को ध्यान आया कि मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चेक किया तो भाई साहब दिमाग खराब हो गया कि ये सेट ऑफ तो करना भूल गया, सेट ऑफ तो करना भूल गया, सेट ऑफ करना भूल गया, पैसे पड़े हैं सेट ऑफ करना भूल गया। अब दिक्कत क्या रही है, सेट ऑफ करनी है। अब जब सेट ऑफ करनी है तो गवर्नमेंट ने कहा ला भाई इंटरेस्ट ला, भाई ला इंटरेस्ट ला, इस 20,000 रुपए के ऊपर तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने गवर्नमेंट से बोला गवर्नमेंट ये 20,000 रुपए तो कैश लेजर में पड़े थे ना, तो पड़े थे तो मैंने तो कोई डिफॉल्ट थोड़ा किया है, उसके अंदर पैसे पड़े थे तो गवर्नमेंट ने कहा पैसे पड़े थे बट सेट ऑफ तो नहीं हुए थे ना। अरे एक बात मेरे को बताओ, आप मेरे को सारे बच्चे बताओ, अगर मान लो आप गूगल पे या कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आपको कोई पेमेंट करनी होती है तो भाई पैसा उतना डालने के बाद आगे सबमिट भी तो करना होता है। पैसा उतना डालने के बाद आगे सबमिट भी तो करते हो, तुम नहीं करते? जब भी तुम कोई बिल पे करते हो तो पैसा उतना डालने के बाद सबमिट भी तो करते हो। वो सबमिट करना तुम भूल गए, पैसा पड़ा था सबमिट करना तुम भूल गए। अब मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लग रहा गवर्नमेंट अगर इस 20,000 पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो गलत है? या तो मैंने 20,000 पे आज कैश लेजर में डालने हो, ठीक है ना, बट मैंने डाले तो उसी दिन थे, मैंने ड्यू डेट के दिन या उससे पहले ही डाल दिए थे, मैंने उसको जमा करवाने में तो देरी नहीं की थी, वो तो मैं सेट ऑफ नहीं कर पाया, भूल गया, आज मैं सेट ऑफ कर रहा हूं। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा सुनो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, अगर तुम्हारा पैसा कैश लेजर में ड्यू डेट जो थी उस दिन या उससे पहले तुमने जमा करवा दिया था, मतलब पैसा पड़ा था, उसके अंदर पैसा पड़ा था, और बाद में तुम उसको एडजस्ट कर रहे हो, तो हम इसको इंटरेस्ट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इस पे कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इंटरेस्ट फ्री है। हम पेमेंट जो तुम्हारा डिले हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पे हम इंटरेस्ट तुम्हें माफ कर रहे हैं। तो बस ये है, बट हाँ पैसा जो जमा हो जाना चाहिए वो ड्यू डेट या उससे पहले हो जाना चाहिए, उतना पैसा कैश लेजर में होना चाहिए। बाद में अगर तुम जमा कराओगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ऑलरेडी तुम्हारा पैसा वहां पड़ा था, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इंटरेस्ट तुम्हें छोड़ रहे हैं। क्रेडिट लेजर से भर देते इनफ अमाउंट है, हाँ तो अगर भर देते इनफ का अमाउंट है भाई, सही कौन है ये बच्चा नालायक, क्रेडिट लेजर में इनफ का अमाउंट है यार, 1,00,000 लाइबिलिटी है, 80,000 क्रेडिट है, तो 20,000 तो बचे हैं ना, 20,000 कैश लेजर से जाएंगे, और वो कैश में पैसा जमा करवाना होता है, तुमने पढ़ा होगा कैश
लेजर में जमा करवाने के तरीके होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, इससे तुम जमा करवाते हो। तो मैंने जमा करवा दिए थे, एडजस्ट करना भूल गया था, गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे एडजस्ट कर ले, हम कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अबे नालायक, रूल 87A नहीं है पीयूष, रूल 86A है वो। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आई है, एक बार आप इस क्लैरिफिकेशन को यहाँ से पढ़ लेंगे जी। ये क्लैरिफिकेशन है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम के लिए किसी काम की नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे ट्रेनिंग में काम आएगी जी। देखो यहाँ पे लिखा है, however where any amount has been credited in cash ledger as per provision of 49(1) on or before the due date of filing of the said return, but it is debited from the said ledger for payment of tax while filing the said return after, मतलब आपने उसको डेबिट किया, एडजस्ट किया बाद में, बट जमा पहले हो गया था। द सेड अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, तो उसको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए नहीं लेंगे, मतलब उस वैल्यू पे कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बात क्या ध्यान रखिए। अगर 10 कराए होते तो फिर 10 पे इंटरेस्ट लगता बस, अगर 20 चाहिए थे, 10 तुमने जमा करवा दिए, 10 जमा नहीं कराए, तो 10 तुमने बाद में जमा कराए, तो जो तुमने बाद में जमा कराए उस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा, उस 10 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा जी। क्लियर है? चलो जी, अब एक बार फटाफट से आओ जी, अब और एक और क्लैरिफिकेशन सुनो। एक और क्लैरिफिकेशन क्या है, अब ये सेकंड और थर्ड क्लैरिफिकेशन क्या है जी। सेकंड थर्ड क्लैरिफिकेशन क्या है, सुनो ध्यान से, सेकंड और थर्ड क्लैरिफिकेशन क्या है, ये मैं तुम्हें दोनों को एक साथ ही करा रहा हूं। क्या है आपका, है क्रेडिट लेजर। आपका क्या है जी, मान लो क्रेडिट लेजर है, बस लास्ट है जी, लास्ट है, लास्ट। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्लास खत्म है। ठीक है, उसके बाद बस एक अमेंडमेंट क्लास आपकी जीएसटी की और बचेगी, देन फिर आपके सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी। क्रेडिट लेजर है आपका, अब क्या है क्रेडिट लेजर, ये है, इसमें आईजीएसटी का पैसा मान लो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, सीजीएसटी मान लो 40,000 रुपए, और एसजीएसटी मान लो 30,000 रुपए। आईजीएसटी 1 लाख रुपए, सीजीएसटी 40,000 रुपए, एसजीएसटी 30,000 रुपए। ठीक है जी, अब जो 1 लाख रुपए आईजीएसटी का बैलेंस है, ये क्रेडिट है। अब मान लो ये क्रेडिट आपने रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज कर लिया। आपने क्या कर लिया, रोंगली अवेल्ड एंड यूटिलाइज कर लिया जी। आपने एक क्रेडिट जो है, नहीं रिवीजन प्लान मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा, रिवीजन प्लान अगली अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस करूंगा जी। ठीक है जी, अब मान लो आपने क्रेडिट किया है, क्रेडिट आपने रोंगली अवेल कर लिया एंड यूटिलाइज कर लिया जी। अब इस क्रेडिट को आपने रोंगली अवेल भी कर लिया, यूटिलाइज भी कर लिया। अब तुम सब जानते हो, अगर आपने कोई क्रेडिट रोंगली अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया, तो आपको नहीं लग रहा कि आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं लग रहा आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या आपको नहीं लग रहा आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना बोलो, करना पड़ेगा रिवर्स। अच्छा, आप तुम जब सब जानते हो रोंगली अवेल्ड और रोंगली यूटिलाइज वाले केस में इंटरेस्ट भी लगता है 18% पर एनम। अब यहां पे बात क्या हुई, बात सुनो, क्या बात क्या हुई। इसकी बुक्स में आईजीएसटी क्रेडिट था 3 लाख का, 3 लाख में से इसने 1 लाख रुपए का आईटीसी रोंगली अवेल और यूटिलाइज कर लिया। अब रोंगली अवेल यूटिलाइज कर लिया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको बोलेगी ना भाई 3 लाख में से 1 लाख रुपए हटा, 3 लाख में से 1 लाख रुपए। हेलो, हाँ जी, सुनो जी, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इस 1 लाख रुपए के आईटीसी को हटा, भाई तूने रोंगली अवेल किया, रोंगली यूटिलाइज कर लिया, इस 1 लाख रुपए को हटा और कैसे रिवर्स कर, विद इंटरेस्ट रिवर्स कर। अब गवर्नमेंट कह रही है, सुनो ध्यान से, गवर्नमेंट कह रही है अगर 1 लाख रुपए रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज है और इस आईटीसी को हम रिवर्स करवा रहे हैं,
रिवर्स करवा रहे हैं, और इतना पैसा तेरे क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे मतलब क्या है, अगर सुनो ध्यान से, अगर तेरे क्रेडिट लेजर में 1 लाख था, तू रोंगली अवेल करके उसको यूज कर दिया, क्रेडिट लेजर में बैलेंस खत्म हो गया, तो अगर वो 1 लाख रुपए रिवर्स करने पड़ेंगे तो 1 लाख रुपए तेको पे करने पड़ेंगे ना, 1 लाख रुपए तेको पे करने पड़ेंगे। तो अगर तुझे 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर 18% पर एनम से इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब तेरे पास क्रेडिट पड़ा है 3 लाख का, 3 लाख में से 1 लाख रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज है, तो गवर्नमेंट कह रही ऑलरेडी तेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचा है, उस बचे हुए बैलेंस से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर जितना रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज हुआ, अगर उतना बैलेंस तेरे क्रेडिट लेजर के अंदर बचा हुआ है, तो हम यहां पे कोई भी इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं करेंगे उस 1 लाख पर। मतलब इंटरेस्ट कब लगाएंगे, अगर तेरे को पैसा अलग से पे करना पड़ रहा है, अगर तुझे पैसा अलग से पे करना पड़ा है। अब तूने आईजीएसटी को रोंगली अवेल किया, यूटिलाइज किया, गवर्नमेंट कह रही रिवर्स कर विद इंटरेस्ट। रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि उतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और ऑलरेडी तुम्हारे क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस है, तो गवर्नमेंट कह रही हम वहीं से काट लेंगे, गवर्नमेंट कह रही हम तेरा बैलेंस वहीं से काट लेंगे क्योंकि तेरे क्रेडिट लेजर में है। अब जब तेरा बैलेंस वहीं से काट लेंगे तो फिर कोई इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट यहां से छोड़ देंगे, हम इंटरेस्ट की रिलैक्सेशन दे देंगे। जैसे आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ये निकल के आ रहा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। एग्जांपल ये निकल के आ रहा है, सर ये तो पहले भी था, पहले था बट एक्चुअल में क्या था, पहले मैंने कहा ना ये पहले क्लैरिफिकेशन नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू कर दी और इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे मॉड्यूल में डाल दी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एग्जांपल ये है, तुम्हारे अकाउंट में कई बार ऐसा नहीं होता कि किसी के पैसे गलत आ गए। अब किसी के पैसे गलत आ गए और तुम्हारे अकाउंट में उतना बैलेंस पड़ा है, तुमने पैसे वो निकाले नहीं थे, तो बैंक वहीं से रिवर्स करवा देगा, यही तो करेगा। बैंक क्या करेगा, वहीं से रिवर्स करवा देगा। या तुमने किसी को पैसे गलत ट्रांसफर कर दिए, उसके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं, तुमने बैंक को बोला, बैंक रिवर्स एंट्री मार देगा। अगर सामने वाले बंदे ने निकाल दिए फिर दिक्कत वाली बात है, उसको वो पैसे अलग से जमा करवाने पड़ेंगे। जब बैलेंस उसके अकाउंट में है तो ऑटोमेटिकली पैसे क्रेडिट तुम्हारे अकाउंट के अंदर दोबारा से हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वही गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है बस, कि अगर तुम्हारा रोंगलिया वेल्ड हो गया, यूटिलाइज हो गया, हमें रिवर्स करना है और तुम्हारे लेजर में उतना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हम वहीं से रिवर्सल कर लेंगे, तो देखो अलग से कोई जमा नहीं कराने, तो यहां पे इंटरेस्ट भी नहीं है। अब सुनो एक पॉइंट और, क्या हुआ, आईजीएसटी का 1 लाख रुपए है, तुम्हारे सीजीएसटी में पड़े हैं 40,000, इसमें पड़े हैं 30,000। ये 1 लाख रुपए रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज है। ये अगर बैलेंस है तो इंटरेस्ट नहीं होगा, हाँ अगर बैलेंस है तो इंटरेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल देखो कितना बढ़िया ह्यूमन राइट ने क्रक्स बता दिया। कह रहा गाबे सिंपल बात किया कर, क्रक्स पे आया कर, सीधा कह देना अगर बैलेंस बचा हुआ है जितना हमने रोंगली यूज किया तो इंटरेस्ट नहीं है, अगर उतना बैलेंस नहीं है जितना और जमा करवाना पड़ रहा है इंटरेस्ट है, काहे का घुमा रहा है हमें। चलो बहुत अच्छी बात है जी। अब सुनो ध्यान से, आईजीएसटी 1 लाख रुपए है, रोंगली अवेल्ड रोंगली यूज, तो 1 लाख रुपए खत्म हो गया, 1 लाख रुपए खत्म हो गया। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या तुम्हारे आईजीएसटी के क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस बचा हुआ है? अब बताओ क्या कोई बैलेंस बचा हुआ है? सारे बच्चे बताओ, क्या कोई बैलेंस बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ जी, यहां पे कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ ना, क्योंकि 1 लाख खत्म हो गया। अब बट यहां 40 और 30 है, तो क्या इसको हम यहां से यूज कर सकते हैं? याद करो, सीजीएसटी आईजीएसटी में यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी भी आईजीएसटी में कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा 40 और 30 70 तो हम यहां से हटा लेंगे, तेरे को 30 और देने पड़ेंगे, तो बस 30,000 पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, 70 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये है बस, इतनी सी बात है बस। तो सिंपल सी बात है कि भैया अगर बैलेंस तुम्हारा आईजीएसटी में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इवन सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना एडिशनल देना पड़ेगा उस एडिशनल पे इंटरेस्ट लगेगा। गवर्नमेंट बस इतनी सी बात कह रही है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब जाके हमारी सारी अमेंडमेंट पेमेंट वाली खत्म हो जाती हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं,
ये मुझे नहीं लग रहा इतनी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, बट कई बार एग्जामिनर का मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो तुमसे पूछ भी सकता है, ठीक है। तो अगर पूछ ली तो फ्री के नंबर है, अच्छी बात है, नहीं पूछी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दो टॉपिक की अमेंडमेंट हमारी बची हुई हैं, एक बची है एग्जामिशन और एक बची है ईसीओ वाली अमेंडमेंट, ठीक है। और ये आज वाली अमेंडमेंट के नोट्स, इसका पीडीएफ मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हो। फिर मिलेंगे अगली अमेंडमेंट क्लास में, होपफुली कल मिल लेंगे, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूंगा, एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो फिर परसों हम सेम टाइम पर मिलेंगे और सारी अमेंडमेंट हम खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सारे बच्चे लाइक जरूर करके जाया करो, ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है और आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच।